नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। वीडियो यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का जो 2018 का पेपर कैंसिल हो गया था और फिर से आपका होगा 27 और आपका 26 जून। डेट ऑलरेडी आ चुकी है। तो इससे पहले उसी पेपर का प्रथम पाली, फर्स्ट 2 शिफ्ट में एक्चुअल में पेपर हुआ था ना आपका, तो प्रथम पाली का हिंदी के 50 प्रश्न हमने देखे थे। यदि नहीं देखा हो तो साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर जरूर लगा करके जाइएगा, आपने देखा भी होगा। यूपी टेट जैसे कुछ एग्जाम हैं जिनमें प्रीवियस ईयर को लेकर के या प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए आज हम हमारा नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे, जीके जीएस वाला। और एक्चुअल में 3 पोर्शन आते हैं, रीजनिंग आपका अलग से आता है, तो रीजनिंग को हम अलग से देखेंगे। आज हम जीके जीएस वाला पोर्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 101 से 150 तक जाएंगे। टोटल 50 प्रश्न होंगे। इनमें से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आपका रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वो मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू से संपर्क रखता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी आपका जो है वो कहलाता है। प्राइमरी स्टोरेज की जो मेमोरी होती है उसको रैम, एक अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल जिसको कहते हैं, जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचना को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर जो रैम होती है उसमें संग्रहित डाटा भी समाप्त हो जाता है। बाकी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब सेकेंडरी या सहायक मेमोरी में आता है। तो केवल इतना याद रखिएगा, रैम आपका प्राइमरी स्टोरेज में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, इनमें से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? 4 ऑप्शन है। वीडियो को आप रोक करके खुद से भी सोच सकते हैं आंसर, पर हम यहाँ पर बिना आपका समय व्यस्त किए डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। चारों ऑप्शन अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। डी वाला ऑप्शन विजुअल बेसिक आपका सही होगा। विजुअल बेसिक जो है ये आपका एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको विकसित किया गया था। बाकी ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है। एक चीज नोटिस आप करते हुए जरूर चलिएगा कि कैसे कैसे किस किस भाग से सिलेबस के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके सिलेबस में तो ऐसा लिखा नहीं था 2018 वाले में, केवल ऐसे सामान्य जानकारी करके लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम हमला सतह के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में याद रखिए, ज्यादा अच्छा है, अटैक सरफेस जो है इसे हम कहते हैं। तो जिसमें कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है, बस इतना सा। अगला है सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है? तो इसे हम क्रिप्टोग्राफी जो है उसके नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को आप अनजान और किसी अनजान लेख को किसी विशेष तौर पर जो है वो चिन्हित कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है वो डेटा को निर्धारित और नियंत्रण करने का काम जो है वो भी करती है। चोरी ना हो डाटा, उसकी रक्षा का भी काम करती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का कितना परसेंट है? यूपी का जो मेन जीके जीएस वाला पोर्शन है ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो कितना है ये आपका? टोटल 68.7% है कृषि के लिए प्रयुक्त जो भूमि है। और कुल जनसंख्या का 65% कृषि पर निर्भर है जनसंख्या, इसको भी याद रखिएगा। और पुराना आंकड़ा दिया गया है 2014-15, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रामचरित मानस, इसका कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है? तो कौन सा है? तो आपका किष्किंधा कांड। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो 15वीं शताब्दी के कवि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनके द्वारा लिखित ये महाकाव्य है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र जी के निर्मल और विशद चरित्र का वर्णन किया, ये तो आप जानते ही हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि कितने टोटल कांड हैं रामचरितमानस में? 7 कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ट्रिक से बता चुके हैं, आपने देखा होगा इससे पहले। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है और जिसमें 1 से 30 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो पहला ही स्थान है। बाकी ये चीजें आपकी लेटेस्ट से पूछी जाती हैं, यहाँ पर तो हालांकि आंकड़े पुराने दिए गए। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? ये हमने पिछले वाले वीडियो में पूछा था और लगभग सभी ने आंसर सही दिया था। संत कबीर नगर, जितने लोगों ने भी कमेंट किया था वीडियो के मेन कमेंट में, उनमें से कुछ संत कबीर नगर थे और कुछ अंबेडकर नगर थे। तो एक्चुअल आंसर सी वाला आपका संत कबीर नगर नहीं, आपका अंबेडकर नगर सही होगा, ध्यान रखिएगा।
तो किचौचा शरीफ आपका प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी के दरगाह के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक छोटा कस्बा भी है। किचौचा दरगाह शरीफ एक छोटी पहाड़ी पर बना है, एक ताल से घिरा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि तालाब के पानी में उपचार के गुण पाए जाते हैं, वो है। अगला है श्रीमती एन राजम का संबंध इनमें से कौन से वाद्य यंत्र से है? तो ये वायलिन से संबंधित है। तो ये देखिए, कुछ ऐसे भी वाद्य यंत्र जो वादक होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो कि पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में फेमस होते हैं। जैसे वर्तमान में आपका कोई पुरस्कार किसी को मिल गया, जैसे पद्म श्री पुरस्कार से संबंधित किसी का नाम पूछ लिया जाता है, तो करंट अफेयर पर भी विशेष आपको ध्यान देना है। जैसे इसमें देखिए तो 2004 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इन्होंने क्वेश्चन 2018 में पूछा। इलाहाबाद में कौन से वर्ष अगले अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जा चुका है कहेंगे आप? 2019 में किया जा चुका है। और कहाँ-कहाँ आयोजन इसका होता है? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। एक बार क्वेश्चन किसी पेपर में इसी तरीके से था कि जो आपका कुंभ मेला है वो कितने वर्ष पर लगता है? तो क्वेश्चन एक ही टॉपिक से अलग-अलग पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन से अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो ये आपका बच्चे के जन्म पर। अभी आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, मेरे यहाँ बिट्टू की छठी हुई थी, मैंने आपको याद है वीडियो शेयर किया था कि मैं चाचू बन गया वाला। तो उसी में आपने जो छठी में गीत गाते हुए सुना होगा, देखा होगा, उसमें बीच में ढोलक वगैरह बज रही थी, तो वो आपका सोहर गीत जो है वो होता है। अगला देखते हैं। बाकी देख लीजिए, सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। इन गीतों में संतान के जन्म, उससे संबंधित कहानियां, उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। अगला कह रहा है लठमार होली के लिए इनमें से कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं, बरसाना। बरसाना जो है आपका लठमार होली के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। पर राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है और भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति है। अगला है मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रचनाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हिंदी में भी तैयार रखना है और जीके जीएस में तो आ ही रहे हैं। हिंदी में भी आपने देखा था लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें आपको रचनाएं देखने को मिली थी। तो आंसर यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन जो है वो हो जाएगा। तो 1974 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनमें से कौन से शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये आगरा में है आपका। और भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए 1963 में इसे लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में स्थापना की थी। 1966 में स्वतंत्र संस्था के रूप में सरकार, जो भारत सरकार है उसकी संस्था बन गई थी। तो कहाँ पर आपका ये सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? आगरा में। अगला कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसमें जो जनसंख्या वो सबसे ज्यादा है? तो इलाहाबाद, आगरा और मुरादाबाद और गाजियाबाद, 4 ऑप्शन है। आंसर आपका इलाहाबाद हो जाएगा, सबसे पहला ही जो ऑप्शन था जिसमें उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घटते क्रम में आप देखेंगे तो इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया, मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, इस तरीके से क्रम आपका चलेगा। तो इलाहाबाद सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। अगला कह रहा है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको हम पल्ली छांदम जो है उसके नाम से जानते हैं। और वीडियो हम आपको आगे चल करके लाइव भी कराएंगे, मतलब लाइव प्रैक्टिस भी कराएंगे। अभी तो हम प्रीवियस ईयर ही लेकर के चल रहे हैं क्योंकि मेन जरूरी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है। तो आंसर सी वाला सही हो जाएगा कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को पल्ली छादनम छांदम जो है वो कहा जाता है। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लानवकाई जो है वो कहा जाता है। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में जो भूमि दी जाती है उसको साला भोगा कहते हैं। और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मा देया कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था और काफी डिटेलिंग वाला था, तो याद रखिएगा। कौन से शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो आप सभी जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। तो जितने भी संस्थापक हैं ये तो एटलीस्ट आपको क्लियर होने चाहिए। कब की थी स्थापना? 1320 में की थी। और ये बहुत क्वेश्चन बनता है कि सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो आप क्या कहेंगे? गयासुद्दीन तुगलक था। इसको गाजी मलिक का नाम जो है वो भी दिया गया था, तो गाजी मलिक के नाम से भी इसे जाना जाता है।
अगला कह रहे हैं इनमें से कौन से शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि इन चारों में से हुमायूं वो व्यक्ति था जिसकी जो मृत्यु है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी, और ये दिल्ली में दीन पनाह भवन था जिसमें स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियां थी। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसने जान दे दी थी। बस इतना ध्यान रखिएगा, हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन, इसका निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना इनमें से कौन से मुगल शासक ने की? अगर आप थोड़ा बहुत आगरा घूमने गए होंगे तो जरूर आपने इस आंसर को गेस कर लिया होगा। तो शाहजहां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोर सिंहासन जो है इसका निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना शाहजहां के द्वारा करवाई गई थी। परंतु कहाँ करवाई गई थी? तो ये दिल्ली में करवाई गई थी। शाहजहां से ताजमहल को मैंने जोड़ करके समझाया है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये बना भी आपका आगरा में है। तो कहाँ पर करवाया? दिल्ली में शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। जैसे कि जनगण मन और या 15 अगस्त 26 जनवरी से मनाया जाता है, तो लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। इस किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ है जहां पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउत जो है वो तख्ते ताउस रखा जाता था। इसी को ही हम मयूर सिंहासन जो है वो कहते थे। अच्छा, एक मयूर सिंहासन से रिलेटेड आप देखेंगे तो आगरा में भी है। जो आगरा फोर्ट आप जाते हैं, वैसे मैं जा चुका हूँ, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। बाकी ये ध्यान रखिएगा, आंसर आपका शाहजहां सही हो जाएगा। अगला, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ केंद्र क्यों है? क्योंकि सबसे मेन तो यही था कि गौतम बुद्ध जी जो थे उन्होंने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसीलिए ये आपका तीर्थ केंद्र था। और 6 वर्ष तक जो है इन्होंने परिश्रम किया। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे नदी थी निरंजना, उरुवेला बोध गया में महात्मा बुद्ध जी थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन से सत्रों में जो अध्यक्षता है वो जो है वो की थी? तो आपका 1924 वाला, जो कि कर्नाटक, बेलगाम कर्नाटक। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट भी होता है, पूछा भी जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसी में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1924 में। अगला कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा जो है वो की थी? बताइए कौन सा नाम आपने ज्यादा सुना है? तो बिल्कुल जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड यही थे जिन्होंने 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के ये थे, और सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा जो है इनके द्वारा की गई थी। 1932 का जो है वो समय था, और इसी को ही सांप्रदायिक पंचाट जो है वो कहा गया। विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर इन्होंने एक पंचाट जारी किया गया। इसी को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन से शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो आप सभी जानते हैं प्रयागराज में आपका बना हुआ है अल्फ्रेड पार्क। तो वही यहाँ पर बताया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद जी, जो काकोरी षड्यंत्र केस में पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया, इसके अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली इन्होंने मार ली थी। 1931 का समय था। कौन सी नदी का समागम अरब सागर में है? ये क्वेश्चन इस तरीके के भी बनते हैं कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नदियां आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आपका इन चारों में से नर्मदा नदी आपका सही होगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके पश्चिम की ओर 1289 यानी 1289 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होते हुए अरब सागर से कैम्बे की खाड़ी में समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ये नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य जो भ्रंश घाटी है उससे होकर के जो है प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा जो पूछा जाता है वो पहाड़ी का नाम पूछा जाता है। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक की पहाड़ी। 25 प्रश्न है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? कहां पर स्थित है ये आपका? ये आपका स्थित है कर्नाटक में।
तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के लिए जो है ये रिजर्व है। 490 वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्र है जिसमें ये फैला हुआ है। और बाकी भी जैसे तेंदुआ, हाथी, काकड़, शाही जानवर जो है यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। मेन आपको जो ध्यान रखना होता है ना, वो ध्यान रखना होता है एक स्थान और एक सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है। आधे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 25 और रह गए हैं, क्योंकि टोटल 50 प्रश्न आपके इसमें देखने को मिलते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। मतलब टोटल 300 नंबर का पेपर आपका 2018 वाला जो है वो हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो सभी लोग जितने भी जुड़ते जा रहे हैं लाइक अवश्य करते रहिएगा, ताकि हम जो भी आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सके आगे भी वीडियो लाते रहें। और अगर शेयर कर सकते हैं तो वीडियो को और लोग साथ शेयर भी करते रहिएगा। बाकी एग्जाम की अंतिम तारीख तक आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम है। और भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरे स्थान पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही दिया गया है, वैसे मिजोरम दिया गया है। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और नागालैंड का 119। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अच्छा सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा आपका दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। इतना घने घने वहां पर लोग बसे हुए हैं। अगला देखते हैं 127 प्रश्न, डेन्यूब नदी का उद्गम कौन से देश में है? तो कहां पर है आपका? तो ये आपका जर्मनी में है। अब यहां से आपने एक चीज नोटिस की कि नदियां केवल भारत की ही नहीं पूछी गई हैं, बाहर की भी पूछी गई हैं। जब 2018 में हुआ था तब की बात है। तो अब जाहिर सी बात है अब होगा तो और ज्यादा पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन ही देखने को मिलेगा। तो जर्मनी आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर लिखा है डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर के गुजरती है, सबके नाम दिए गए हैं। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग एशिया महाद्वीप आपको दिया गया है और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही पूछा ही गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें या जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, दोनों में ही एशिया सबसे पहले पे है। कौन से गोलार्ध में आता है? तो आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में आता है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो 17139445 वर्ग मील ये आपका क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बाकी सभी का भी दिया हुआ है। चमेरा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये रावी नदी पर जो है वो बनाया गया है। तो चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, रावी नदी पर बनाया गया है और 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो मेन ध्यान रखिएगा इसकी स्थिति। अगला कह रहा है गैलेरस ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ये कोलंबिया में आपका स्थित है। ये भी देखिएंगे तो आपका विश्व भूगोल से ही क्वेश्चन है। गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में, ये ज्वालामुखी कोलंबिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। अगला है थोसेघर वाटरफॉल कौन से राज्य में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में अगर बात करें तो आपका कोंकण क्षेत्र में ये आपका आता है। बाकी ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है। अगला कह रहा है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। 60, 70, 80 या फिर 90? आंसर की बात करते हैं तो 90% आपका अकेले उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा आबादी आपको देखने को मिल रही है। भूमध्य ये भी लिखा है उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वो भाग जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का लगभग 90% जो है आपका वहीं रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के कौन से राष्ट्रपति? तो आप सभी जानते हैं कि अब तो ये रहे नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। तो 14वें ये थे, अब हो गए हैं इसके बाद वाले 15वें, जो कि आपकी राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो उनका नाम याद रखिएगा, 15वें नंबर पे बन गई हैं, ये पहले का है। अगला क्वेश्चन आप अच्छा जैसे कि कई बार कोई राष्ट्रपति वगैरह बनता है, इससे पहले वो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, आप इस तरीके वाले क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके बारे में आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का अगर बात करते हैं तो कब होता है? तो आंसर की बात करते हैं, ये आपका हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर जो है ये होता है। तो वित्त आयोग
राज्य का राज्यपाल संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर जो है आपका यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर ही वित्त आयोग का गठन जो है वो करता है। बाकी 243 झा करके इसका आर्टिकल है, वो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी वित्तीय स्थिति क्या है वो सारी चीजें भी देखता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो आप क्या कहेंगे 123, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 123 आर्टिकल जो देख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार जो है वो है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश पारित कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य नहीं होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला ना जा सके। तो ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 123 राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये टोटल आपकी 12 है जब ये प्रश्न पूछा गया था उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी राज्यसभा आप जानते हैं एक उच्च सदन है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि वर्तमान में इसमें जो है आपका 245 सदस्य हैं। इनमें से ही 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति जो है वो सिलेक्ट करता है, और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि भारत के संविधान 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, यानी 80 में आता है राज्यसभा, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो ट्रिक थी याद होगा, कई बार बताई सरला करके, जिसमें 79, 80, 81 संसद राज्यसभा लोकसभा करके इस तरीके से ये ट्रिक है। सारे तीनों अनुच्छेद एक सीरियल से आते हैं। और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के नाम द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, जो कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे साहित्य क्षेत्र हो गया, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इनमें से किसी में भी अगर आपका अनुभव है तो इसी में ही से इस आपके वो चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा है जिसको विधानसभा का सत्रावसान करने की जो है वो आपका शक्ति होती है। तो किसको होती है, तो ये आपका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन राज्यपाल। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल के पास जो है वो होती है। बाकी इसमें लिखा है विधानसभा का सत्र आहूत और यानी बुलाने के संबंध में, और अगर विघटन करना है, उसको समाप्त करना है, तो उसकी शक्ति राज्यपाल के पास जो है वो होती है। और कितने समय का अंतर होता है दो बैठकों के बीच, तो 6 माह से ज्यादा का अंतर जो है आपका नहीं होना चाहिए। बाकी विधानसभा के प्रत्येक सत्र की पहली बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगान से ही समाप्त होती है। इस लाइन को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है पहला मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये आपका नोएडा में जो है वो किया गया था। अब करंट अफेयर पुरानी हो गई होगी, बाकी करंट अफेयर तो लेटेस्ट की आएगी। 2018 के एटी किरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, तो जितने इंडेक्स हैं इंपॉर्टेंट उनको भी आपको पता होना चाहिए, पुराने नहीं, सारे लेटेस्ट वाले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक विस्तारित मंजूरी दे दी थी, तो 2020 तक मंजूरी जो है वो दे दी थी। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई। एक ना एक देखेंगे तो दिवस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आप सारे दिवस एक बार याद कर लें तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है, तो ये आपका पक्का हो जाएगा। और बाकी इसमें ये भी लिखा है कि 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित जो है वो किया गया था। ध्यान रखिएगा कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली। 2018 की ही करंट है। अगला क्वेश्चन, किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया, तो गुजरात ने जो है इसका प्रारंभ जो है वो किया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है, तो ये आपका 7 पर जो है वो आधारित है। अच्छा, एक चीज आपने देखी कि पेपर आपका जो है उत्तर प्रदेश का था, परंतु आपने ये देखा क्वेश्चन हरियाणा लेवल पे भी आपको देखने को मिले। अगला क्वेश्चन आपका है, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरत का समर्थन करने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी, तो COPT कनेक्ट है। यहाँ पर भी देखेंगे तो तेलंगाना से क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया, तो ये क्वीन अनानास करके जो देख रहे हैं इसे जो है वो घोषित किया गया।
नाबार्ड जो है इसकी फुल फॉर्म जो है आपकी क्या होती है? आप सभी जानते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म होती है। स्थापना कई बार पूछी जाती है नाबार्ड की, तो 1982 12 जुलाई। कौन सी समिति? शिवरामन समिति। और कहां पर की गई? तो बैंक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बस इतनी चीजें पता होना चाहिए, और फुल फॉर्म तो आपने क्वेश्चन में देख ली ऑलरेडी। अगला है क्वेश्चन, इन देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो ट्रैक्टर बाजार सबसे ज्यादा भारत। इतनी खेती होती बड़े स्तर पर, तो उससे भी आप जोड़ करके याद रख सकते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट अगर आपसे पूछा जाए तो पंजाब में है, होशियारपुर पंजाब। 2018 की करंट अफेयर अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन तो मुंबई में जो है वो किया गया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन रीजनिंग का हम आपसे भी पूछेंगे। इस 17-18 के दौरान इनमें से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो ये आपका भारत था। करंट अफेयर भी मैंने पुरानी थी, उसके बावजूद भी क्यों दिखाई कि आपको कैसी करंट अफेयर पढ़नी है वो भी आपको तो पता होना चाहिए, इसलिए दिखाई है। चलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले, जहां पर आपको दिमाग लगाना है, और इसी पेपर में ही पूछा गया था एक क्वेश्चन, यानी आपका पेपर में जो आ चुका है 2018 में, वही क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। तो 4,9,26,105,524, अगला नंबर क्या आएगा? 1345, 3145, 1354, 3154। अपना आंसर दिमाग लगाइएगा, वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। अगर आपको रीजनिंग नहीं आती है तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अवश्य करते रहिए, क्योंकि बिना रीजनिंग के पेपर नहीं निकलेगा, 50 नंबर बहुत होते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।